आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। फारूक अब्दुल्ला को जिम्मेदार मैं मानती हूँ, ये देश भी मानता है, कश्मीरी पंडित भी मानते हैं, उनकी आत्मा रोती है कि फारूक तो जिहादियों के साथ जातिगत राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वहां का हिंदू इतना उसका उत्पीड़न किया गया, चाहे मायावती जी की सरकार हो या अखिलेश जी की सरकार हो, सबको था, पूरी मीडिया को डर था, अच्छे लोगों को, कि शायद योगी जी को कोई वहां पर एक भी सीट नहीं मिलेगी। मेरे पास फोन आते थे, मैं झुंझला करके फोन रख देती थी, लेकिन मुझे विश्वास था क्योंकि उन्होंने 5 साल की सरकार देखी है और लोगों की, जनता की हमारे ऊपर आस्था भी है। हालांकि बहुत लोगों ने मुझे जातिगत समीकरण की बात चली है, तो मेरे समाज के लोगों ने भी, वैसे तो मैं सातवीं, मेरी जाति हिंदू जाति है, लेकिन मेरे समाज के लोगों ने बहुत प्रेशर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई टिकट हमारे समाज को नहीं दिया। साध्वी जी आप नहीं जाओगे। मैंने हाथ जोड़ करके मैंने कहा प्लीज मैं 7 मार्च के बाद आपसे बात करूंगी, उसके बाद में आप मुझसे जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा बात करूंगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो जिसका खाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नमक हराम नहीं है, नमक का कर्ज देते हैं, ऋण उतारने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा, आप देख रहे हैं समग्र चेतना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, ऐसे में कई ऐसे हिंदूवादी नेता या कई ऐसे जमीनी नेता हुए जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक नींव बनाने का काम किया था। हमारे साथ आज विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता और हिंदूवादी नेत्री साध्वी डॉक्टर प्राची दीदी हमारे साथ हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के देश भर में जानी जाती हैं। उत्तराखंड में भी आपकी खूब लोकप्रियता है, पूरे भारत समेत विश्व के तमाम देश हैं जहां आपके फॉलोअर्स हैं। साध्वी प्राची जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है समग्र चेतना में। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा शपथ ले रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा खुशी का माहौल है और बड़े रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं दोबारा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर के। क्या कहेंगे? आज योगी जी लखनऊ में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण बड़ा ही दिव्य और भव्य होगा। मंदिरों से शंखों की, घंटियों की आवाज पूरे लखनऊ में गुंजायमान होगी और जो उनके कार्य है वो भी बड़े अद्भुत कार्य है, जो कि पूरा देश उनसे चिर परिचित है। बहुत ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं। जैसे कि योगी जी की बात करें तो 2017 की जो पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने माफिया हो चाहे वो गुंडे हो, उनको कहीं ना कहीं डिमोलाइज करने का काम किया। उनकी जो शख्सियत निकल करके आई वो बुलडोजर बाबा के रूप में निकल करके आई। इस बार जो 2.0 उनकी नया कार्यकाल होगा, उसमें क्या कुछ खास वो करने वाले होंगे, क्या आप उम्मीद करते हैं? अब की बार क्योंकि जो अपराध चरम पर था उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से उत्तम प्रदेश बनाने का वो प्रयास करेंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। रही बात बुलडोजर बाबा की, उत्तर प्रदेश में जब अपराध चरम पर था, अपराधी गली गली में घूमते थे, बहन बेटियों का निकलना बड़ा दूभर था उत्तर प्रदेश में, और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हालात थे मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, पूरा देश जानता है। तो अब योगी जी के 5 साल के कार्यकाल के बाद वहां बड़ा सुकून है और महिलाओं ने विशेषकर योगी जी को बहुत वोट दिया। एक माहौल बनाया जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो रही है। खासकर कहा जाता था जब रालोद और सपा का गठबंधन हो गया तो उसके बाद कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटें अगर आ गई, लेकिन आप लोग वहां पे डटे रहे। चाहे 2017 के पहले से लगातार आप लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जागृति बीजेपी के लिए जगाने का काम किया। वहां पे जब कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, उस समय से आप जैसे तमाम नेता वहां पे लगे हुए थे। क्या लग रहा था जिस तरीके से माहौल बनाया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, बीजेपी का कुछ नहीं है, उसके बाद इतनी सारी सीटें आ गई?
होता क्या था सुयस भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नेता थे जो जातिगत राजनीति में बड़े एक्सपर्ट थे और वो केवल और केवल जातिगत राजनीति करते थे। हमने शुरू से राजनीति की है, लेकिन हमने जो राजनीति की है वो हिंदुत्व की राजनीति की है। हिंदू की बेटी चाहे एससी समाज की हो या ब्राह्मण समाज की हो, बेटी बेटी है, वो मेरी बेटी है, वो हिंदू की बेटी है। जब ये हमने कार्य किया समाज में तो सबको अपनापन लगा। हमने सुरक्षा की बात की तो सबकी बात, उसमें चाहे मुस्लिम भी हो, बेटियां सबकी बराबर। तो जब हमने ये काम किया तो लोगों को, महिलाओं को खासकर इतना अच्छा लगा कि लड़की घर से बाहर नहीं जाती थी, माँ बाप डरते थे, माताएं तो बहुत परेशान होती थी, लेकिन उनको लगा 5 साल के कार्यकाल में कि नहीं, बेटी सुरक्षित होगी तो बुलडोजर बाबा के शासन में, योगी जी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही बेटियां सुरक्षित होगी। और इसी का परिणाम हुआ। दूसरा, जो ये राशन वितरण हुआ तो वो भी, जो गरीबों को राशन वितरण हो, उन्हें भी लगा कि कोरोना में जो नेता घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घर घर हमें राशन, कोई भूखा नहीं मरा कोरोना काल में। कोई उस सरकार होती तो कोरोना से तो लोग मरते, लेकिन भूखे भी बहुत लोग मर जाते। आपने बाल्यकाल से ही साध्वी रूप धारण कर लिया था। आप शास्त्रों से आपने पीएचडी भी की है, आपने पढ़ाई लिखाई भी बहुत की है, शास्त्रीय ज्ञान लिया है। आप हिंदुत्व के लिए भी काम कर रहे हैं, खासकर बीजेपी के लिए सपोर्ट में बहुत काम कर रहे हैं। आपने तमाम प्रदेशों में जा करके बीजेपी का और हिंदुत्व को जगाने का काम किया है। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी कही जाती है कि हिंदुओं के थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उसके, लेकिन आज तक आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बड़े पैमाने पर नहीं दी गई। कहीं ना कहीं इसको लेकर के कोई क्या टीस मन में आती है कि बीजेपी इतना, हम उसके लिए इतने लंबे समय से, कई दशकों से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी जा रही। कहीं आपके अंदर कुछ तो सवाल उठता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत आगे बढ़ गए हैं और उतना ग्राउंड पे उन्होंने काम नहीं किया। आप तो लंबे समय से ग्राउंड पे लगी हुई है। ये आपने सुयस भैया जनता के दिल की जो नब्ज है उसको टटोल करके शायद प्रश्न पूछा है। आपके फेसबुक पे बहुत सारे लोग लिखते हैं, क्योंकि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, उसमें लोग लिखते हैं कि आपको क्यों नहीं कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती, जबकि आप सबके साथ रहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, सबसे मिलती भी रहती हैं, सबसे, और आप मीडिया में भी खूब छाई रहती है, बावजूद इसकी आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती। तो लोगों का ये सवाल है, इसलिए मैंने आपसे किया। नहीं, आपने, मैं समझ गई थी जब आप पूछ रहे थे, क्योंकि मैं भी समाज में जाती हूँ, समाज की बेटी हूँ, समाज की रोटी खाती हूँ। तो समाज की जब रोटी खाती हूँ तो हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। तो बहुत लोग पूछते हैं मुझसे भी, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, ना ही मुझे दर्द है। लेकिन जनता की ये आवाज है और जनता बार बार कहती भी है, लेकिन मैं उनको एक ही बात कहती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी कहती हूँ कि मुझसे बड़े बड़े बहुत लोग हैं, जिन लोगों ने पिछले जन्म में भी बहुत तपस्या की और इस जन्म में भी कर रहे हैं। तो इसलिए उनको, जो जिनका कहीं कोई नामो निशान नहीं, कोई जानता नहीं, ये बात सच है, उन लोगों को बहुत अच्छे दायित्व मिल जाते हैं। लेकिन हम बगैर दायित्व के ही समाज के लिए काम करेंगे और राष्ट्र के लिए मेरा जीवन समर्पित है, मेरा जीवन राष्ट्र के लिए ही समर्पित रहेगा। वो अलग नजरिया है, उन लोगों के अलग व्यवस्था है, किसको क्या व्यवस्था देनी है। ऊपर का जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, न जाने क्यों वे, उनकी अपनी अपनी सोच और अपने अपने विचार है, इसलिए मैं तो कार्य करती रहूंगी। लोगों ने अब की बार बहुत कहा कि साध्वी जी बिल्कुल मत जाइए, इतने फोन आते थे, पश्चिम में तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मेरा परम धर्म बनता है, क्योंकि मैं हिंदू घर में मेरा जन्म हुआ और मैं ऐसे संस्कारों में बढ़ी पली हूं कि मैं जीवन में गद्दारी नहीं कर सकती। मैंने गद्दारी करनी नहीं सीखी है। बहुत लोगों को देखा होगा, मैंने कहा मैं जाऊंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, घर घर जाकर के वोट मांगूंगी और परमात्मा की कैसी व्यवस्था होगी, परमात्मा की क्या इच्छा है,
ये परमात्मा के ऊपर है, लेकिन मैं काम करूंगी और जाऊंगी मैं घर घर वोट मांग करके उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय तक मैं प्रयास करूंगी। आज उत्तर प्रदेश की शपथ ग्रहण हो जाएगी, मैं उसके बाद किसी से कुछ मांगने नहीं जाऊंगी, केवल उत्तर प्रदेश की जनता। मैंने उत्तराखंड में भी ऐसा किया, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब में भी गई, ऐसा नहीं पटियाला गई, मैं जालंधर में गई, लुधियाना में गई, अमृतसर में गई, मैं सब जगह जहां मुझे संगठन भेजता, पार्टी भेजती है, मैं जरूर जाती हूँ। लेकिन रही बात पद की, उत्तरदायित्व की, ये सब नसीबों का खेल होता है सुयस भैया। हम काम कर रहे हैं, अपने काम पर मैं अंतिम टाइम तक प्रयासरत रहती हूँ। हालांकि कई बार अस्वस्थ हो जाती हूँ, लेकिन मैं अपने अस्वस्थता को नहीं देखती। मैं दिन और रात लगातार, मैं 1.5 महीना आश्रम में नहीं गई हूँ। मेरे आश्रम की व्यवस्था बहुत चरमरा गई थी, वहां पर कई लोग परेशान थे, आश्रम में बहुत लोग आना जाना है, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि मुझे जब तक चुनाव है 7 मार्च तक, मेरे अनुरोध है कि मुझे किसी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए, और मैं उसके बाद 5 साल तक आपकी सेवा में रहूंगी। तो इसलिए मैं कार्य करती हूँ, काम पर विश्वास करती हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है कि तमाम इतने लंबे समय से आप लगातार पार्टी के लिए, धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए देश भर में जेल भी गई आप, और आपके ऊपर तमाम धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हुए, बहुत कुछ झेला भी है आपने, लेकिन आप खड़ी रही, अडिग रही। ये आपका बड़प्पन है कि कुछ चाह नहीं आपको। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब आपने एंट्री की थी चुनाव से पहले, तो जो मीडिया में यहाँ पे खूब आ रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं है, नीचे वहाँ की जनता से, लोकल जनता से, जो कि आपने डेरा जमा लिया था, वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिल रहा था शुरुआती दौर में? देखिए, पश्चिम जन्मभूमि की मेरी जन्मभूमि है, और वहाँ की मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जातिगत राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ का हिंदू इतना उसका उत्पीड़न किया गया, चाहे मायावती जी की सरकार हो या अखिलेश जी की सरकार हो, सबको था, पूरी मीडिया को डर था, अच्छे लोगों को, कि शायद योगी जी को कोई वहां पर एक भी सीट नहीं मिलेगी। मेरे पास फोन आते थे, मैं झुंझला करके फोन रख देती थी, लेकिन मुझे विश्वास था, क्योंकि उन्होंने 5 साल की सरकार देखी है, और लोगों की, जनता की हमारे ऊपर आस्था भी है। हालांकि बहुत लोगों ने मुझे जातिगत समीकरण की बात चली है, तो मेरे समाज के लोगों ने भी, वैसे तो मैं साध्वी, मेरी जाति हिंदू जाति है, लेकिन मेरे समाज के लोगों ने बहुत प्रेशर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई टिकट हमारे समाज को नहीं दिया, साध्वी जी आप नहीं जाओगे। मैंने हाथ जोड़ करके मैंने कहा प्लीज, मैं 7 मार्च के बाद आपसे बात करूंगी, उसके बाद में आप मुझसे जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं वैसा बात करूं, लेकिन राष्ट्र हित में करूंगी, देश हित में करूंगी, समाज हित में करूंगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आतंक था माफियाओं का, और बेटियों को जो तंग करते थे, जो टॉर्चर करते थे, मुजफ्फरनगर का कांड आपने देखा है ना, सुना, मैंने तो नंगी आंखों से देखा, सब कुछ झेला है। मुजफ्फरनगर कांड के लिए आपको तो जेल में भी बंद कर दिया गया था, आपके ऊपर तो तमाम धाराएं लगी। हाँ, मेरे बड़ी संगीन धाराएं, और मुझे जेल में रखा गया, और इतना टॉर्चर मुझे किया गया अखिलेश सरकार में। आजम खान ने, जो आज जेल के अंदर है ना, उसने मेरी क्या दुर्दशा की है कि मैं बता नहीं सकती, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक मुजफ्फरनगर की बात छोड़िए, दलितों के साथ कितना बड़ा कांड रामपुर के अंदर। मैं हैदराबाद थी उस समय, मैं आई थी आजम खान के घर के सामने, मैंने घोषणा की थी, एक भी मेरे वाल्मीकि, एक भी दलित का घर टूटेगा तो ये जो आपकी मशीन है वो साध्वी प्राची के ऊपर से होके जाएगी, किसी दलित का घर नहीं टूटने दूंगी। मैं उसके यहाँ गई, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन छावनी बनाया हुआ था सुयस भाई, संघर्ष मैंने कम नहीं किया, ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो दलित भी परेशान था, केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे। जब उनके ऊपर कोई आपत्ति, मायावती जी उनके घर नहीं गई थी, साध्वी प्राची घर गई थी। जब मैं उनके घर गई वोट मांगने, तो सबने कहा साध्वी जी आपके साथ भर भर के वोट देंगे, आप चिंता ना करो। सहारनपुर के अंदर, मेरठ के अंदर कई लड़कियों के अपहरण हुए। आज तक एक सुमन त्यागी थी, उसका अपहरण मुनका दलित, जो कि बड़ा गुंडा माना जाता था मायावती की सरकार में, साध्वी प्राची ने अनशन किया बैठ करके।
आमरण अनशन पर बैठी। गाय की बात थी, बागपत के अंदर 18 दिन तक लगातार अनशन किया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जिसका खाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नमक हराम नहीं है, नमक का कर्ज देते हैं, ऋण उतारने का प्रयास करते हैं। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। लोग हैं न जाने कितने नेता बने हुए हैं और वो जातिगत राजनीति करते रहिए, उनकी भी राजनीति चलनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने कर्ज अपना उतार दिया है। एक मूवी आई है इन दिनों बॉलीवुड में, द कश्मीर फाइल, जो कश्मीर का मुद्दा पूरे देश की जनता ने देखा है, जाना है, समझा है कि 1990 के दशक में क्या हुआ कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ, और कहीं ना कहीं इसका सिनेरियो बदला गया, एक माहौल बनाया गया कि वो कश्मीरी हिंदुओं के साथ नहीं, उसको तोड़ने का काम किया गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ। जबकि इतिहास में अगर देखें तो सिर्फ वहाँ कश्मीरी पंडित नहीं थे, सिखों के साथ भी जुल्म हुआ था। वहाँ तमाम कश्मीरी पंडितों के अलावा हिंदू धर्म के और भी जातियों के लोग थे जिनके साथ जुल्म हुआ था, लेकिन सीमित कर दिया गया कश्मीरी पंडितों तक, ताकि देश में एक आक्रोश न फैले। आप इसको लेकर के क्या कह रही हैं? और कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है उसका जो विरोध हो रहा है, कौन लोग विरोध जो कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सुयश भैया, मैंने कभी जीवन में कोई पिक्चर नहीं देखी, कोई नाटक नहीं देखा। आपके चैनल के माध्यम से बताते, मेरी आयु भी लगभग 45 से ऊपर ही है। मैंने मेरे घर में बचपन में जहाँ जो मेरे जन्मभूमि, बचपन में टीवी आया, लेकिन हमने कभी पिक्चर नहीं देखी। जब मैंने कश्मीर का नाम सुना, क्योंकि मैंने कश्मीरी पंडितों की बहुत 30 साल तक मैं मंचों पर दहाड़ती रही, किसी तरह कश्मीर के पंडितों को न्याय मिलना चाहिए, तो मेरे अंदर एक भाव जगा, कश्मीरी फाइल्स। फिर उसका विरोध हुआ, तो विरोध क्यों हो रहा है, इसका मतलब कुछ सच्चाई है। तो मैं उस कश्मीर फाइल्स को देखने, उस दिन टिकट नहीं था, लेकिन मैंने अर्जेंट में बच्चों से कहा, आश्रम में काफ़ी लोग हम लोग गए, 10-15 लोग, संगठन के लोग सब मिल के गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जैसे वो दिखाया, उसमें जो अनुपम खेर का जो रोल था, और वो ये लोग जो विरोध करे ना, कह रहे ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये देशद्रोही जो एक गैंग हिंदुस्तान के अंदर है, चाहे उसको भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ये समझ लीजिए, या फिर वो शाहीन बाग वाला गैंग समझ लीजिए, हिंदुस्तान को तोड़ने की जो षड्यंत्र रचता है वो वाला गैंग विरोध कर रहा है। जो सच्चा हिंदुस्तानी है ना, एक बार जरा उस कश्मीर फाइल्स को देखिए। और एक बंटी बबली हिंदुस्तान के अंदर बड़े जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी चुनाव में, और 2 नेताओं की बड़ी जोड़ी घूम रही थी कि हम ही रहेंगे। वो अब कहाँ हैं? कश्मीर से पंडितों को घसीट करके निकाला, उनके बड़े बड़े केसर के क्यारियां थी, बड़े बड़े बागान थे, वो सब उजड़ गए। और एक ने तो बताया कि 80 दरवाजे थे मेरे मकान में, लेकिन रात में मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ और कहा कश्मीरी पंडितों तुरंत घर छोड़ दीजिए, अपनी बेटियों को यहीं छोड़। वो भट्ट, मैं उसका नाम, उस महिला का नाम लेकर के मुझे इतना अंदर से उद्वेलना होती है, इतने दर्द होता है। उसकी क्या गलती थी, क्या गुनाह था? वो नौकरी करती थी, उसको बुलाया इन जिहादियों ने, एक षड्यंत्र के तहत हो रहा था। ऐसा नहीं है, इसमें कश्मीर के अंदर जो शासन कर रहे थे वो सबसे ज्यादा गुनाहगार है, और उनको कड़ी से कड़ी समझ, मैं कहूंगी आपके चैनल पे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को जरूर मिलनी चाहिए। एक कमीशन गठित होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला बकवास करता बैठ करके कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने 18 में मैंने इस्तीफा केवल दिखावे के लिए दिया था, फॉर्मेलिटी के लिए दिया था। 18 में इस्तीफा देते, 19 में कश्मीरी पंडितों को निकालने का घोषणा कर देते 18 की रात को ही। क्या मतलब है? ये फारूक अब्दुल्ला अपनी जिम्मेदारी से ना हटे। सरकार तुम्हारी थी, तुम्हारे गैंग की थी, पूरे गैंग ये जिम्मेदार है, और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी एक अभी घटना हुई है, कई घर हिंदुओं के वहां जलाए गए हैं और 10 लोग वहां, 2 बच्चों समेत 10 लोगों के जला करके जिंदा जला दिया गया है।
वहाँ के हालात भी बड़े खराब हैं, उसको लेकर के आप ममता बनर्जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो कश्मीर के हालात थे वही अब बंगाल के होने जा रहे थे। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, मोदी जी, कश्मीर के हिंदुओं को तो निकाला, फारूक अब्दुल्ला को जिम्मेदार मैं मानती हूँ, ये देश भी मानता है, कश्मीरी पंडित भी मानते हैं, उनकी आज आत्मा रोती है कि फारूक तो जिहादियों के साथ, लेकिन हमें तो उन हिंदुओं के साथ रहना है जो कि हिंदुस्तान के अंदर जन्मे हैं, और हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है। मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि उनकी रक्षा और सुरक्षा की जाए, और ये जो जिहादिन बैठी है ना, इसका इलाज करना चाहिए। जब तक इसका इलाज नहीं होगा तब तक ये चीख चीख करके इसी तरह से हिंदुओं को मरवाते रहेंगे। तो ये थी साध्वी प्राची, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक माहौल, एक झूठी अफवाह खड़ी की गई कि बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन वहां की जनता ने किस तरीके से बीजेपी को बढ़ चढ़ के मतदान किया और बहुत सारी सीटें उन्हें उनकी झोली में डाल दी, और सारी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा साबित कर दिया गया। साथ ही साध्वी प्राची का कहना है कि उन्हें कोई बीजेपी में जिम्मेदारी मिले या ना मिले, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए लगातार काम करती रहेंगी। समग्र चेतना के लिए मैं सुयश मिश्रा, नमस्कार।